आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के क्लास 6 की पुस्तक अध्याय 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में और तफसील से जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच हम लोग क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 10 तक की इतिहास की पुस्तकें, फिर सामाजिक शास्त्र की जितनी सारी पुस्तकें हैं, ज्योग्राफी की, सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्रमशः बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार हड़प्पा, वैदिक और उसका क्रमशः फिर से पुनः अध्ययन भी करेंगे, ताकि हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और जीएस के स्तर पर हम लोग तैयार होते चलेंगे। आज हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है आपको 1300 से 1750 ईस्वी तक विस्तृत था। हालांकि जो हमारे यहाँ वैदिक आर्य आए हैं वो 1500 के ईसा पूर्व के आसपास आए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि 1300 से 1750 तक ही हड़प्पा सभ्यता क्यों रही। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि 1300 से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता इसलिए रही, ये हड़प्पा सभ्यता का विकसित दौर था। इस दौर में हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हुई, लेकिन इसके बाद चाहे बाढ़ के कारण या विदेशी आक्रमणों के कारण या पर्यावरण के प्रदूषण के कारण या हरित घास की पट्टियों के अभाव के कारण या किसी अन्य कारण से या पर्यावरण असंतुलन, बाढ़ की, भूकंप, किसी भी अन्य कारणों से इन लोगों का पतन होने लगा और धीरे धीरे यह लोग समवर्ती क्षेत्रों में ये लोग अपने आप को विस्तृत करते, अपने आप को मतलब वहाँ से दूसरी जगह जाके स्थानांतरित होते चले गए। अब हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति दो शब्द आती है। तो सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, और फिर हड़प्पा, ये तीन शब्दों की हम लोग चर्चा करते चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं? तो प्रश्न ये देखा जाता है कि सर्वप्रथम जब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और बाद में उसके मोहनजोदड़ो और कालीबंगा और लोथल, रंगपुर आदि सभ्यता के स्थलों की खोज हुई, तो इन खोजों में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो ये माना गया कि बाद में जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो माना गया कि ये सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही आसपास है। फलतः इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन जब इसका विस्तार उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में, नीचे महाराष्ट्र में दैमाबाद, फिर पूर्व में जो है आपको आलमगीरपुर तक और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक, जो आपको उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1100 किलोमीटर, जो एक त्रिभुजाकार आकृति में है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार आकृति में जो यहाँ अवस्थित है, और यहाँ मांडा जो उत्तर में है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूरब में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतका गेंडोर है। ये इतना विस्तृत ये है और इसकी आकृति एक त्रिभुजाकार आकृति की तरह है। तो हम लोगों ने इसको देखा और 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो है पंजाब के मोंटेगेमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर इसका खोज हुआ था। यहाँ मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूँ कि सबसे पहले हड़प्पा टीला का खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 से इसका नियमित उत्खनन होने लगा। तो फिर यहाँ पे एक नाम आता है मार्शल कनिंघम। तो फिर यहाँ पे जो ये भारतीय पुरातत्व जो उत्खनन करा रहा था उसके हेड थे ये लोग, ठीक है। और जब प्रश्न यहाँ पे एक तो हम लोगों ने इसको देखा, फिर हम लोग जो काल निर्धारण करते हैं तो वो हमारे यहाँ जो इसका काल निर्धारण है सिंधु सभ्यता का, वो रेडियो कार्बन C14 जो एक नवीन विश्लेषण है जिससे हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया है। और ये एक मतलब जैसे कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा किस तरह से रिड्यूस करती है, उसी आधार से इनका निर्धारण किया जाता है। और इस जो कार्बन तिथि का जो निर्धारण है, इसका जो मतलब खोज है, ठीक है, इस पद्धति की खोज जो है BF लीवी द्वारा किया गया था, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट थे। तो अब हम लोग फिर चर्चा करते हैं इसमें कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। सभ्यता एक युग की होती है और संस्कृति में अनेक सारे सभ्यताएं समाहित होती है। सभ्यता अपने अवशेष, अपनी पहचान, उस संस्कृति को, अपनी संस्कृति, एक सभ्यता दूसरे संस्कृति को अपने अच्छे गुण
स्थानांतरित करती चलती है। और वो अच्छे गुण जो एक तरह से आप मान सकते हैं कि वो समय के अनुसार अपने को सक्षम करने में सही है, वो तत्कालीन लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करने में सक्षम है, परवर्ती समाज के लोगों के लिए भी जो उपादेय है, जो उनके उपयोग की दृष्टि से जो उनके मापदंडों में सही ठहरते हैं, तो उन गुणों का विस्तार जो है एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में ऐसे होते रहता है। तो कुछ ऐसे सभ्य तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभ्यता जो है और संस्कृति जो, तो संस्कृति एक बहुआयाम, उसमें बहुत बड़ा एक यूनियन है, अनेक सारी सभ्यताएं उसमें मिली है। जैसे आज की जो सभ्यता है हमारी भारतीय सभ्यता, इसमें पुराने ज़माने के सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, बौद्ध समाज और बौद्ध युगीन सभ्यता और संस्कृति, इन सारे तत्वों के, सारे सभ्यताओं के गुण मिल जाते हैं। और इसलिए सभ्यता, जैसे आप मौसम और जलवायु का संबंध है, मौसम प्रतिदिन दिन बाय दिन की घटनाओं का होता है और जलवायु एक मौसम का एक औसत होता है, उसी तरह से सभ्यता और संस्कृति को आप इतिहास और सामाजिक विधियों में अध्ययन में आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में काले और लाल रंग के मृदभांड जो है वो मिला करते थे। इसमें सबसे मुख्य लाल मृदभांड जो ऊपर वाले पोर्शन में होता था, और नीचे वाले पोर्शन में जो होते थे वो काले वाले, जो किसी भी चीज़ों का जो नीचे वाला पोर्शन ऐसे ऊपर, तो वहाँ जो है नीचे काला और ऊपर जो है लाल रंग का जो लेप हुआ करता था। अब जो हम लोगों के लिए देखने की चीज़ है कि इस जो हड़प्पा जो सभ्यता है, ठीक है, इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे का जो जुड़वा राजधानी कहा है, और जुड़वा राजधानी कहा है। तो इसमें हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि अब इस नगर की विशेषताएं क्या है। तो इस नगर में जो हम लोग चर्चा करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, इसकी जो चर्चा करेंगे धीरे धीरे, जो चुनिंदा एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आता है। तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पंजाब ज़िले के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर था। ठीक है, यहीं पर समाधि R37 भी है, एक ऐसा कब्रिस्तान है, ठीक है, जो समाधि है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि नगरों की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग या टीले को व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी है। और जब मोहनजोदड़ो की चर्चा करते हैं तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है, और यह सिंध जिले के लरकाना प्रांत में है, और इसका खोज सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। और मोहनजोदड़ो को जो है मोहनजोदड़ो का जो टीला है, इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि ये स्तूप टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि माना ये जाता है कि कुषाण शासकों ने यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण कराया था, इसलिए इसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। जब आप मोहनजोदड़ो में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ विशाल स्नानागार है, जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के लिए जो आयोजित किया जाता है, विशाल स्नानागार है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा जो निर्माण है वो विशाल अन्नागार है। कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं करना है हम लोग को कि अन्नागार और स्नानागार में अन्नागार जो है ज़्यादा बड़ा है, अन्नागार जो है ज़्यादा बड़ा एरिया है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के से जो है हमें क्या क्या मिला है। तो पशुपति शिव की मूर्तियाँ मिली है, तांबे के बहुत सारे ढेर, नरकंकाल, हाथी, बहुत सारे चीज़ मिले हैं ऐसे। ठीक है, इसकी चर्चा फिर हम लोग आगे भी करेंगे। फिलहाल हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा लेते चलते हैं। चौहंदरो जो है वो एक तरह से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले से चले आ रहे थे। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन और है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है, हड़प्पा सभ्यता के जो कैसे निर्माता, इसके निर्माण कौन थे। तो कुछ लोग का कहना है कि इनकी उत्पत्ति द्रविड़ लोगों से हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो है बाहर से कुछ लोग आए, वो कुछ लोगों का स्थानीय संस्कृतियाँ ही डेवलप होकर के जो है, इनसे पहले झूकर झाकर जो संस्कृति वही डेवलप होकर के इसमें आ गई। अब फिर ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसमें कितने प्रकार की प्रजाति थी। तो इसमें 4 प्रकार की प्रजातियाँ थी, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलॉइड। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग इसको देखते हैं कि फिर थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। चौहंदरो से वक्र के आकार का ईंट मिला है, मतलब
एक वक्राकार ईंट मिला है और यहाँ दुर्ग का अस्थिक नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से मनके, सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह अलंकृत हाथी, खिलौना, ये सब सारा चीज़ मिला है। जब आप लोथल में आएंगे तो भगवा नदी के किनारे मिला है ये अवस्थित। यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह था, जो बंदरगाह पश्चिम के देशों से व्यापार वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता था। इसको लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से भी कहा जाता है। लोथल में जो गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे, मतलब जो है चारों तरफ से एक प्राचीर से घिरा हुआ होता था। यहाँ जहाज़ों का गोदी डॉकयार्ड है। बंदरगाह, धान, चावल, बाजरे इसके साक्ष्य मिले। कालीबंगा जो है प्राक हड़प्पा स्थल है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने किया है। जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। ठीक है, हवन कुंड का अस्तित्व भी यहाँ है। ठीक है, हल के निशान हैं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और फिर जब बनवाली आते हैं तो यहाँ हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। और अब बनमाली में जल निकास की प्रणाली जो थी, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का यहाँ पे अभाव था। मतलब जल निकास की प्रणाली का बनवाली में अभाव था। फिर हम आते हैं सुकोट्रा जो है, वहाँ पे जो है घोड़े की अस्थियाँ मिली है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ घोड़े की अस्थियाँ में विशेष प्रकार का कब्रगाह भी है। और रंगपुर जो है आपको धान की भूसी के ढेर, मतलब धान की खेती वगैरह के कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मृभान मिले हैं आपको। और फिर हम आते हैं आपको धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए 2 विशालतम नगरों में से एक है। धौलावीरा जो है अब तक खोजे गए वर्तमान विशालतम नगरों में से एक है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर में गनेरीवाल, अब ये तीनों नगर जो है पाकिस्तान में चला गया। तो अब हमारे यहाँ जो है धौलावीरा जो है भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगरों में से है। ठीक है, एक तो आपको यही है, दूसरा जो है आपका हरियाणा में राखी गढ़ी है। तो हमारे लिए काम का यही चीज़ है। और फिर अब हम लोग चर्चा करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा जो है किस पे देख लेते हैं कि इस नगर की क्या विशेषताएं थी। तो ये नगर जो है यहाँ 2 होते थे, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, 2 हिस्सा होते थे, एक हिस्सा पूरब और एक हिस्सा पश्चिम। ठीक है, पश्चिमी भाग जो होता था, ये पश्चिम वाला भाग था, ये छोटा होता था और लेकिन ये ऊंचाई पर बना होता था। और ये जो पूर्वी हिस्सा था ये बड़ा होता था और लेकिन ये निचला इलाका होता था। पुराविदों ने जो है ऊंचाई वाले भाग को, जो ऊंचा वाला भाग है, उसको नगर का दुर्ग कहा है। ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्से 4 दीवारी की पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो यहाँ पे स्नानागार भी है और तालाब भी है। तो स्नानागार भी है और अन्नागार भी है। तो स्नानागार यहाँ की विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ा जो आकृति यदि पूछा जाएगा तो हम लोग अन्नागार के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे। इसमें सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बनाई जाती थी, पानी जो है कुआं से आता था। कालीबंगा और लोथल जैसे में अग्निकुंड मिला है। ठीक है, उसी तरह से हम जब आएंगे तो यहाँ जो नाले होते थे वो ढके होते थे, वह जो होता है एक लाइन से बनाए जाते थे। मोर के पास जो है यहाँ पे एक गड्ढा किया जाता था, ताकि जो भी गंदगी होता था उस गड्ढे में जमा हो जाते थे और बाद में उस गड्ढे को निकाल दिए जाते थे। और घर और नाले, सड़क योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि नगर और शिल्प। ठीक है, यहाँ पे नगर और शिल्प जो है वास्तव में मनके और बाट और फलक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक है, और ये जो मोहरे होते थे ना, वो एक तरह से जो मोहर होता था, बाट जो होता था, बाट जो मोहर तो होता ही था, मोहर जानवरों के चित्र वगैरह मिलते थे। इसके साथ साथ जो है कि हम देखते हैं कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती, संभवतः 7000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूल, मतलब मोहनजोदड़ो से कुछ सामान ऐसे मिले हैं जिसमें कि कपड़े उसके चारों तरफ लिपटे हुए थे। तो इससे जो पुरातत्वविदों ने जो अनुमान लगाया, ठीक है, कि जो है कि वो
सूती कपड़े के वस्त्र के से बारे में जानते थे। मिट्टी से जो चीज़ें बनती थी उसे टेरिकोटा कहा जाता है, और जब उसके कोई आकृतियाँ बनती थी तो उन्हें फ्रेयॉन्स वगैरह कहा जाता था। ठीक है, और कच्चे माल की ठीक है यहाँ पे हो गया। यहाँ के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः राजस्थान के खेतरी से करते थे, और एशियाई देश ओमान वगैरह से भी जो है आप देखें यहाँ की एशियाई देश ओमान वगैरह से भी जो है ये बनाए जाते थे। और कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ जो है टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता था, और ये जो टीन है इसका आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है कर्नाटक से आज भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, गुजरात वगैरह से किया जाता था। ज़मीन की जुताई के लिए जो है हल का प्रयोग एक नई बात है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। हल के कुछ खिलौने मिले। अब हम यहाँ देखते हैं कि हल जुताई के लिए, खेती के लिए तो हल बहुत बेहतर है, और यही हल जो है जब वैदिक परवर्ती काल में, ठीक है, 1000 ईस्वी सन के आसपास जब लोहे का आविष्कार होता है तो उसके बाद जो है कि लोहे के फाल बनाए जाते हैं, जिससे जुताई बेहतर होने लगती है, नीचे तक होती है, जिससे बीज नीचे जाते हैं, और बीज और उपज का अनुपात जो होता है वो बेहतर होता जाता है, और फलतः उत्पादकता बढ़ती जाती है, और वह उत्पादकता बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए बेहतर होता है। यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि धौलावीरा जो है ये 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा की एक बात है कि हर नगर लगभग 2 हिस्से में बटा हुआ था, लेकिन धौलावीरा जो है 3 भाग में था, एकदम 3 भाग में बटा हुआ था। ये इसकी विशेषता है। गुजरात साबरमती की एक नदी किनारे बसा लोथल भगवा नदी, जो हमने चर्चा किया है पहले। ठीक है, इसी तरह से हम होता था, मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े से मनके बनते थे। सभ्यता के अंत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, सबसे पश्चिमी वाला जो भाग है वो दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल जो है पूरब, हम लोगों ने चर्चा किया था। पूरब हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था कि पूरब का जो पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूरब वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो पूरब वाला पोर्शन जो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ये हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। और फिर हम लोग देखते हैं कि उत्तरी फिर मांदा जो जम्मू कश्मीर में, ये मांदा, ठीक है, ये आपको चिनाब नदी के किनारे, ये चिनाब नदी के किनारे, और दायमाबाद जो है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे है। तो हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल है गुजरात में। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब चले गए वहाँ पाकिस्तान में, तो गुजरात वाला जो पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो हरियाणा के। तो क्वेश्चन हमेशा क्लियर रखना है कि जब कभी भी हमें ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और सबसे जो बड़ा स्थल भारत में, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी। तो इसका मतलब ये होगा कि मोहनजोदड़ो के बाद ही है राखी गढ़ी, लेकिन राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है, क्योंकि विभाजन के बाद भारत के बहुत सारे भाग उधर चले गए जब 1947 में बंटवारा हुआ था। लोथल और सुतकोतरा जो है वो सिंधु नदी का बंदरगाह है, इसमें कहीं हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोहनजोदड़ो से जो मतलब एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके बारे में आधुनिक शिव के बारे में चर्चा की जाती है, उनकी मूर्ति पर चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ नीचे की तरफ चारों तरफ यहाँ ऐसे चार जो है यहाँ पे हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा की मूर्ति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी नर्तकी की कांस्य मूर्ति के बारे में चर्चा हो तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिला, और उससे बड़ा हमारे पास अन्नागार है जो कि बड़ा है। लेकिन यहाँ फिर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक कांस्य की नर्तकी मिली है। हड़प्पा की मुहर पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है, जिसके बारे में माना जाता है कि स्त्री के गर्भ से कोई पौधा, नारी शक्ति के बारे में बात की जाती है कि स्त्री गर्भ से कोई पौधा निकल रहा है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चौंदरे, मनके बनाने के कारखाने जो हैं वो लोथल और चौंदरों में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का भी प्रश्न आएगा यहाँ पे।
तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है चित्रात्मक थी, चित्र होता था उसमें, और वो जो है बाईं ओर से इधर से लिखा जाता था। जैसे हम लोग दाएं से लिखते हैं, नहीं, इधर से बाएं की तरफ से। आधुनिक रूप से हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, लेकिन उस समय की जो लिपियाँ होती थी वो आपको जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो ठीक है, उर्दू भी आप देख सकते हैं, आधुनिक उर्दू भी इसी तरह से लिखी जाती है। ठीक है, लेखन कला की सबसे पहली जो विकास करने के लिए सबसे सुमेरियन की सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का ग्रिड पद्धति के आधार पर था। वो एक तरह से जो हमारे यहाँ के जो समकोण पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी, ठीक है, और उनके जो घर होते थे वह जो है एकदम सड़क की तरफ जो है, मतलब पूरा समकोण पर जो काटता था। लोथल के नगरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। घर के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुल के पिछवाड़े की खुलती थी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप लोथल में आएंगे ना, तो लोथल में जो सड़क और की तरफ जो है उस दरवाजे खुलते थे। सिंधु सभ्यता का जो हम लोग चर्चा करते हैं कि मुख्य फसल गेहूँ और जौ यहाँ के लोगों का जो है सबसे अच्छा था। मिट्टी के बने हल का चर्चा तो हम लोग कर ही लिए कि साक्ष्य से हल का साक्ष्य जो है बनमाली से मिला है, और जुते हुए खेत जो है वहाँ से कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, हम लोगों ने चर्चा किया था। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने के साक्ष्य के बारे में पता चलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो है ना, मेलुहा का जो चर्चा आता है, वो चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए किया गया है। तो मेलुहा की जो चर्चा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए किया गया है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम जो बाट थे वो 16 के इकाई में होते थे, 16, 32, 64 इस तरह से होते थे। ठीक है, अब फिर हम लोग चलते हैं कि कालीबंगा के बारे में कर लेते हैं। कालीबंगा एक हड़प्पा काली जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। हम लोग देखते थे उच्च लोगों का जो घर होता था किला से घिरा, लेकिन यहाँ कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहीं पे एक फिर हमें क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि जो वह एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, वो नर्तकी की, ठीक है, वो उसमें कि हाथ में भी चूड़ियाँ पूरा लपटा हुआ है। ठीक है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। और खेत के जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण यहाँ के कहाँ मिलते हैं? ठीक है, यहाँ आपको कालीबंगा में मिलता है। और कालीबंगा का क्या मतलब होता है? काली रंग की चूड़ियाँ। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा, और हम लोग कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि सिंधु जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और चित्रित लाल धूसर भांड जो है यहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो है आर्यों की सभ्यता और संस्कृति से मानी जाती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि फिर हम लोग चर्चा आगे करते हैं, और इस चर्चा को हम लोग और आगे जारी रखेंगे। और फिलहाल फिर कुछ चीज़ें हम लोग सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में अंकित देवता की आकृति, देव प्रतिमाओं का आदि मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, याद रखना है, वो गाय का चित्रण जो है वहाँ से नहीं मिला है, गाय के बारे में नहीं, लेकिन घोड़ा वगैरह के जो है, ठीक है, कुछ अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा किया। फिर अगले आगे की चर्चा हम लोग की जारी रहेगी। हम लोग सिंधु घाटी हम लोग एनसीईआरटी की पुस्तकों को 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। उसके बाद पुनः हम लोग फिर से बीपीएससी का जो सिंधु घाटी सभ्यता और उसको विस्तृत रूप से फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि जो भी प्रतिभागी हैं उनका एक तरह से रिवीजन होता चला जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यही सारे क्वेश्चन जो है पीटी में आते हैं, थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतने से इन सारी समस्याओं, इन सारी गलतियों से बचा जा सकता है। और बहुत कुछ विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आप अपने से विश्वास करते हैं तो सारी शक्तियाँ आप में समाहित होती चलती हैं, और आप यदि पॉजिटिव और सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक शक्तियाँ जो ब्रह्मांड में विस्तृत विचरण कर रही होती है वो धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होती है। क्योंकि हम लोग एक एनर्जी हैं, और एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को आकर्षित करता है। तो यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारी शक्तियों का विस्तार भी होता है, हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, हम अपनी कमजोरियों में विजय प्राप्त करते हैं, और फलतः
और अच्छी तरह से हम लोग सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसी NCERT के अगले अध्याय से। ओके, धन्यवाद।